हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के कुछ अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स जो इंडिया को हमारे वर्ल्ड लीडर बना सकते हैं, जिनके पूरा होने के बाद डेफिनेटली इंडिया का एक बहुत ही अच्छा इमेज दुनिया के सामने आएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रोजेक्ट है सबरीमाला प्रोजेक्ट। यह कंट्रोवर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि भारत के केरल राज्य में है। इसका एम है सबरीमाला मंदिर के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। सबरीमाला मंदिर हिंदुओं के लिए एक धार्मिक स्थल है। इस प्रोजेक्ट के अंदर नए रोड का बनना और जो पहले से मौजूद रोड है उनका चौड़ा करना होगा, उन्हें और डेवलप करना होगा। वहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी डेवलप करना है, टॉयलेट या दूसरी सुविधाओं का उपलब्ध कराना है। इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि वहाँ पर पर्यावरण को नुकसान पहुँचना और वहाँ के जंगलों को नुकसान पहुँचना। वहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है, पेरियार टाइगर रिजर्व। वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्ट होगा तो वहाँ के वाइल्ड लाइफ को बहुत ही नुकसान हो सकता है। और इसके बावजूद कुछ एडिशनल ग्रुप्स थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जेक्शन किया था, क्योंकि सबरीमाला मंदिर में ऐसे औरतें जिनकी मेंस्ट्रुअल एज है उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। जैसे कि 10 से 50 वर्ष की औरतों को, फीमेल्स को वहाँ पर बैन है, नहीं जाने दिया जाता है। इसलिए कुछ ग्रुप्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जेक्शन डाला था कि ऐसे जगह पर जहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है उस जगह पर इंडिया गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देना होगा। इसलिए इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार को बंद कर देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनने से डिनाई कर दिया और ये प्रोजेक्ट रिज्यूम हुआ। तो दोस्तों, सबरीमाला प्रोजेक्ट के बाद बारी आती है भारतमाला प्रोजेक्ट की। यह एक बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। भारत सरकार के द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था रोड कनेक्टिविटी को इंडिया में इम्प्रूव करना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI को इस प्रोजेक्ट का जिम्मा सौंपा गया था। NHAI इस प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग और प्लानिंग करती है। प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार नए हाईवे इसका कंस्ट्रक्शन कराएगी। अब तक हाईवेज जितने भी बन चुके हैं इंडियाज में उसे अपग्रेड किया जाएगा और नए हाईवेज भी बनेंगे। सरकार 83,677 किलोमीटर नए हाईवेज का निर्माण इस प्रोजेक्ट के अंदर कराएगी, जिसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर, बॉर्डर रोड्स एंड डिफेंस कॉरिडोर शामिल होंगे। इस प्रोजेक्ट में 2 फेज का निर्माण होगा, जिसमें पहले फेज में 35,000 किलोमीटर हाईवेज का निर्माण किया जाएगा और दूसरे फेज में बाकी के बचे हुए हाईवेज का निर्माण किया जाएगा। इससे देश में बहुत सारे फायदे होंगे, जैसे रोजगार का बढ़ना, क्षेत्रीय इम्बैलेंस का कम होना, रिमोट एरियाज में बहुत ही बेहतर कनेक्टिविटी को बनाया जाना। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का एम सरकार ने 2026 तक रखा है। इस प्रोजेक्ट का लागत खर्च तकरीबन 5.35 लाख करोड़ रुपए है। NHAI इस प्रोजेक्ट को प्राइवेट लोन्स, प्राइवेट फंड, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट और सरकार से फंड लेके कर रही है। अब बारी आती है प्रोजेक्ट मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का, जिसके तहत 21.8 किलोमीटर लंबी ब्रिज को मुंबई हार्बर के ऊपर बनाया जाएगा, जो कि मुंबई मेन सिटी को मुंबई के सैटेलाइट सिटी कहे जाने वाले नवी मुंबई से जोड़े रखेगा। इसके तहत भारत सरकार हाईवे का निर्माण करेगी और रेलवे लाइन का निर्माण करेगी। इस प्रोजेक्ट को 2024 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका बजट 17,843 करोड़ है। इसके बाद मुंबई का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा और इससे प्रॉफिट्स भी मुंबई को बहुत सारे होंगे। 2 शहरों के बीच कनेक्टिविटी इंप्रूव होगा। इसमें बनाए जाने वाले रोड्स 6 लेन के हाईवेज और 2 ट्रैक रेलवेज के होंगे। 2024 के बाद ये प्रोजेक्ट पब्लिक को सौंप दिया जाएगा, जिससे हमारी आर्थिक सिटी मुंबई, जो हमारी इकोनॉमिक सिटी कही जाती है, उसकी डेवलपमेंट और तेजी से हो सकती है और देश को ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। इसके बाद बारी आती है शिवाजी वार मेमोरियल की। भारत सरकार द्वारा इसका निर्माण मुंबई से दूर अरब सागर में होने वाला है।
मुंबई से इसकी दूरी तकरीबन 1.5 किलोमीटर रखी गई है। इसका निर्माण एक मैन मेड आइलैंड पर होगा। पहले ऐसा विचार किया जा रहा था एक फ्लोटिंग बनाया जाए, नहीं ऐसा स्टैचू बनाया जो वाटर पे डेवलप हो, लेकिन वहाँ की वेदर कंडीशंस को देखते हुए और आने वाले सुनामीज वगैरह को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया गया कि नहीं, इसका निर्माण कोई मैन मेड आइलैंड पे ही किया जाएगा। इसकी मूर्ति की ऊंचाई लगभग 212 मीटर होगी। इस प्रोजेक्ट का बजट तकरीबन 3600 करोड़ रखा गया है और ऐसा टारगेट किया जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट 2024 तक कंप्लीट हो जाए। 212 फीट की सबसे ऊंची प्रतिमा होने के बाद शिवाजी महाराज की ये प्रतिमा दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, सबसे बड़ी स्टैचू होगी। शिवाजी महाराज की लेगेसी को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि शिवाजी महाराज हिंदू प्राइड के रूप में माने जाते हैं, तो उनके सिंबल के रूप में इसे बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को बनने से मुंबई में टूरिज्म को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, अब बारी आती है अरुणाचल प्रदेश को इंडिया के रेलवे मैप में लेके आने की। अब तक अरुणाचल प्रदेश में कोई ट्रेन नहीं चलती हैं। अरुणाचल प्रदेश इंडिया का एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, तो गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है अरुणाचल प्रदेश को भी इंडिया के रेलवे मैप में लेके आने का। तो इसके लिए 3 मेजर रेलवे लाइंस प्लान किए जा रहे हैं। पहला रेलवे लाइन है जिरीबम टाइपल इम्फाल रेलवे लाइन, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है करेंटली। ये इम्फाल को रेस्ट ऑफ इंडिया से जोड़ेगा। ये रेलवे लाइन जिरीबम को होके भी पास करेगा। जिरीबम मणिपुर में एक जगह का नाम है जो कि अरुणाचल बॉर्डर से भी पास में है। अरुणाचल बॉर्डर के पास में होने के साथ साथ अरुणाचल से इसकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसके बाद मरकोंगसलेक पासीघाट तेजू रुपाई रेलवे लाइन है। ये अभी प्लानिंग स्टेज में है इसका कंस्ट्रक्शन का काम। पहला वाला जिरीबम टाइपल इम्फाल रेलवे लाइन पूरा हो जाने के बाद शुरू किया जाएगा। ये मरकोंगसलेक, पासीघाट, तेजू और रुपाई को अरुणाचल, जो कि ये सारे जगह अरुणाचल प्रदेश में है, उन्हें कनेक्ट करेगा। और ये रेलवे लाइन बन जाने के बाद अरुणाचल प्रदेश में रेलवे की कनेक्टिविटी बन जाएगी। इसके बाद बारी आती है ईटानगर भालुकपोंग रेलवे लाइन की। यह रेलवे लाइन प्रपोज किया गया है, अभी ये भी प्लानिंग स्टेज में है, जो कि ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल है, वहाँ से रेस्ट ऑफ इंडिया को रेलवे लाइन के थ्रू जोड़ेगा। ये कंस्ट्रक्शन स्टेज में अभी तक नहीं आया है, तो इसका टाइमलाइन डेट कब तक ये पूरा होगा ये कंप्लीट नहीं है। इन प्रोजेक्ट्स को, ये रेलवे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होने के बाद अरुणाचल प्रदेश में रेलवे की कनेक्टिविटी कॉमर्शियली मिलिट्री पर्पज से बढ़ जाएगा, जो कि हमें अरुणाचल प्रदेश को काफ़ी कनेक्ट रहेगा। और ऊपर से जो चाइना से प्रेशर होता है, मिलिट्री प्रेशर अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होगा, क्योंकि अब मिलिट्री इक्विपमेंट्स और कॉमर्शियल गुड्स भी अरुणाचल से कनेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद बारी आती है सेतु भारतम प्रोजेक्ट के बारे में। यह मोदी गवर्नमेंट द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका एम नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी को सुधारना और इसे बढ़ावा देना है। नेशनल हाईवे क्रॉसिंग्स जहां जहां रेलवे क्रॉसिंग्स पर मिलती हैं, ऐसी जगह जहां पर कोई अंडरपास या ओवरपास नहीं है, ऐसे जगह पे अंडरपास या ओवरपास बना करके नेशनल हाईवे को रेलवे के इंटरसेक्शन से फ्री कर देना है। इस प्रोजेक्ट का बजट 20,000 रुपया है और ऐसे 200 जगह को सिलेक्ट किया गया है, 200 रेलवे क्रॉसिंग्स को मार्क किया गया है, जहां पर सरकार गवर्नमेंट अंडरपास या ओवरपास बनाएगी। इससे रेलवे द्वारा होने वाले एक्सीडेंट और बाकी ट्रैफिक कोगुलेशंस को कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। ये प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट NHAI को सौंप रखी है। रोड सेफ्टी में उठाया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के हो जाने के बाद भारत में रोड पर होने वाली मृत्यु में काफ़ी कमी आएगी, क्योंकि देश में रेलवे से होने वाली एक्सीडेंट्स भी बहुत सारे हैं। ये प्रोजेक्ट बाद में चल के भारतमाला प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए यह प्रोजेक्ट बाद में चल के भारतमाला प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगा। इसकी कनेक्टिविटी हो जाने के बाद भारतमाला प्रोजेक्ट को बेहतर कनेक्टिविटी एक दूसरे रोड से मिल सकती है। इसके बाद बारी आती है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग जिला संयोजकता प्रोग्राम की। इसे शॉर्ट फॉर्म में RRZSP के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोग्राम था। बट इस प्रोग्राम को भारत सरकार ने अपने से नहीं किया, डायरेक्टली उन्होंने फंड किया स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकारों को पैसा दे करके यह प्रोजेक्ट करवाया गया। इस प्रोजेक्ट के अंदर
इस प्रोजेक्ट के अंदर जिला के मेन रोड, स्टेट हाईवे को बनाया जाएगा, जिससे रूरल एरियाज में एक्सेसिबिलिटी और मोबिलिटी में बढ़ावा मिलेगा। रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को भी मार्केट का एक्सेस काफ़ी अच्छे से मिल पाएगा। न सिर्फ रोड बनाए जाएंगे बल्कि पुराने रोडों को भी मजबूत और अपग्रेड किया जाएगा, जिससे रोड सेफ्टी और रोड क्वालिटी, टाइम ट्रैवल में, इकोनॉमिक ग्रोथ में और रूरल एरिया डेवलपमेंट में भी मदद मिलेगा। इसका बजट अप्रॉक्स 5.3 लाख करोड़ है। इसके अंतर्गत भी भारत सरकार 83,000 किलोमीटर के हाईवेज को और अन्य रोडों को बनाएगी। रोड ट्रांसपोर्टेशन के बाद बारी आती है वाटर ट्रांसपोर्टेशन की। दोस्तों, भारत सरकार ने प्रोजेक्ट इनलैंड वाटरवेज के द्वारा यह फैसला लिया है कि भारत में अब जो भी यात्रा के लायक मुख्य नदियां हैं उन्हें भी मार्क करके यात्रा किया जा सकता है, जिससे रोड पर पड़ने वाले ट्रैफिक लोड को कम किया जा सकता है। और शॉर्टकट माध्यम से ही नदियां बहती हैं, इसलिए समय को भी बचाया जा सकता है, पैसे को भी बचाया जा सकता है। पहला मार्ग वाराणसी और हल्दिया के बीच शुरू भी हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत यात्री और सामान दोनों ही ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट है। ब्रह्मपुत्र रिवर, बराक रिवर, गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर पर इसकी शुरुआत की जा सकती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में नदी के किनारे जो गांव आते हैं, जहां पर मुख्य यातायात की कोई मेन साधन नहीं है बहुत बड़े, उन्हें बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। गवर्नमेंट ने सागरमाला प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, जिससे बंदरगाहों और समुद्री यातायात को बढ़ावा देने का काम सरकार करेगी। यह प्रोजेक्ट सफल होने के बाद हमें और एडवांटेज मिलेगी, जिससे यातायात का खर्चा कम होगा, ईंधन बचेंगे, पॉल्यूशन भी कम होगा और भारत के आर्थिक विकास में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों, सारे प्रोजेक्ट्स का एम कहीं न कहीं हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर ही होता है। अब बारी आती है गुजरात गोरखपुर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में। इस प्रोजेक्ट के तहत गुजरात से गोरखपुर भारत का सबसे लंबा पाइपलाइन बनाने का काम होगा, जिससे नेचुरल गैस का सप्लाई किया जाएगा। कुछ प्रोजेक्ट को 2 फेज में निर्माण किया जाएगा। पहला फेज गोरखपुर जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और दूसरा बरौनी जाएगा, बिहार में। पहले फेज में इसका निर्माण 2050 किलोमीटर लंबी पाइप को बनाकर की जाएगी, जो कि जगदीशपुर उत्तर प्रदेश से होते हुए हल्दिया वेस्ट बंगाल तक जाएगी, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा को पास करते हुए पहले प्रोग्राम के अंदर हल्दिया से बोकारो तक और बोकारो से अंगुल, उड़ीसा तक, वहां तक निर्माण किया जाएगा और लास्ट में भिवाड़ तक किया जाएगा, जो कि गुजरात में है, जिससे गैस के दाम सस्ते होंगे और एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्टेशन के खर्च भी बचेगा। ऐसा होने के बाद हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और मदद मिलेगा, क्योंकि हमारे पैसे और बचेंगे और हमारे अंदर देश में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।